महत्वपूर्ण मौके पर रामनगर में आयोजित इस समारोह में अपनी बात रखें सांसद चंद्रशेखर आजाद जी। प्यारे साथियों, कुछ भी बात रखने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अनुशासन बनाएं। अदरवाइज मुझे यहीं से मैं आपको जय भीम करके वहां चला जाऊंगा अगर आप अनुशासन नहीं बनाओगे, क्योंकि हर कार्यक्रम के अपना एक तरीका, गरिमा, एक उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया होती है। ये चुनावी कार्यक्रम का समझ आता है, राजनीतिक कार्यक्रम ये नहीं समझ आता। आप लोग कोशिश करो, बैठ जाओ। यहाँ ना बैठे तो कुर्सी बैठ जाओ, जाओ कुर्सी बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, कुर्सी पे लगा जाओ, जाओ बैठ जाओ। सब लोग कुर्सी बैठे, हम कुर्सी में बैठे इसकी लड़ाई बैठ रहे हैं तो लोग कहाँ जमीन में टिके बताओ। कहीं बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, मगर बैठ जाओ, खड़ा रहेगा तो फिर बात नहीं होगी। और 1 मिनट है इसके लिए, 1 मिनट में फालतू का समय नहीं है। एक मिनट खत्म होने में 5-7 सेकंड बाकी है। कुछ नालायक बच गए, बाकी तो समझदार लोग तो सब बैठ गए। कुछ नालायक बचे हैं, बाकी तो सब तो समझदार हैं। वो समझदार लोग इतना समय नहीं लगाते। अब उनके लिए मैं क्या वो करूं। प्यारे साथियों, ये आज का जो कार्यक्रम है, मुझसे पूर्व बहुत सारे वक्ताओं ने इसको लेके अपने अपने विचार रखे हैं और मैं सभी के विचारों से सहमत हूं, क्योंकि एक ही विचार को मानने वाले लोग। लेकिन मेरे लिए इस कार्यक्रम की बड़ी अहमियत है। सर्वप्रथम तो क्योंकि आज मां सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है, मैं मंचासीन अपने सभी साथियों को, जिनमें राजनेता भी हैं, पत्रकार भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, चिंतक भी हैं, अधिकारी कर्मचारी भी हैं, न्यायाधीश भी हैं, मैं आप सबको और जो सामने महान जनता, क्योंकि आप ही सबसे बड़े हो, आपसे बड़ा कोई नहीं, आप ही बनाते हो, आपके बीच से लोग निकल के आते बनते हैं। तो मैं आप सबको शिक्षा की नायिका, और नायिका तो छोटा हुआ, महानायिका मां सावित्रीबाई फुले जी को जयंती के इस अवसर पर उनको नमन करता हूं और आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को रखने से पूर्व उन तमाम संतों, गुरुओं, महान पुरुषों, वीरों, वीरांगनाओं और देश की आजादी के महान नायकों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया और जिन्होंने कमजोरों की आवाज बनकर काम किया। मैं उनको अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, जो टीम बदलाव परिवार है, उन तमाम महापुरुषों को नमन करता हूं और उनके अधूरे कार्य को पूरा करने का संकल्प लेता हूं। ये कार्यक्रम 28 तारीख में तय हुआ था। फिर इसी कार्यक्रम की वजह से हरदोई में महाराजा बिजली पासी जी की जयंती में जो कार्यक्रम अभी 29 तारीख को हुआ है, बहुत बड़ा कार्यक्रम, उसकी तारीख भी हमने इसी वजह से रखी थी कि 28 का यहां करके और 29 का कार्यक्रम वहां करेंगे। लेकिन फिर एक दिन नीरज भाई का फोन आया कि भाई हम कार्यक्रम की डेट को आगे बढ़ा रहे हैं।
तो मैंने इनसे कहा कि रीजन, तो रीजन इन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन एक सप्ताह बाद यानी कि अगले संडे में है, इसलिए मैं चाहता हूं कि दोनों चीजें एक साथ हो जाए। मां सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन भी बन जाएगा और जो मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है वो भी पूरा हो जाएगा। और लगातार नीरज भाई इस पूरे निर्माण कार्यों को मुझे समय समय पर दिखाते रहे। ग्राउंड हो, मूर्तियां हो, मूर्तियों का जब स्ट्रक्चर बन रहा था तो मैं ये मानता हूं, और मुझसे पहले भी एक वक्ता ने इस बात को कहा था कि एक गज जमीन आदमी के लिए, एक गज जमीन के लिए एक गज जमीन, सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है, सत्य है। भाइयों भाइयों में झगड़ा हो जाता है और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके माँ बाप वृद्धा आश्रमों में आखिरी दिन काट रहे हैं। मैं नीरज भाई को, उनकी सोच को सलाम करता हूं, क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। और सिर्फ नीरज भाई को नहीं, वो जो परिवार मेरा वहां सामने बैठा है, हमारे छोटे सांसद जी, छोटे हैं बड़े हैं, छोटे हैं, हमारी बहनें, नीरज भाई की पत्नी, हमारी परिवार की हमारी बहन, इस पूरे परिवार को, और क्योंकि जिनकी मूर्ति का अनावरण है महापुरुषों की मूर्ति के साथ साथ पिता राजेंद्र निरंजन जी को और मां सरला निरंजन जी को, जिनको जो 2023 में परिनिर्वाण प्राप्त हुई, और पिताजी जो 2024 में परिनिर्वाण प्राप्त हुए। और मैंने नीरज भाई को उस दौर में, जब मां बीमार हुई और जब पिता बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, संघर्ष करते देखा। एक आदमी जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी हो, अपने साथियों की जिम्मेदारी हो, अपनी टीम की जिम्मेदारी हो, महापुरुषों के आंदोलन को, वैचारिकी को आगे बढ़ाने की और हम लोगों तक सच्ची खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी हो, वो बेटे का फर्ज भी अदा करता था, पत्रकार का फर्ज भी अदा करता था, सामाजिक जो नवनिर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा जा रहा उसका फर्ज भी अदा करता था, और खबरें बना के हम लोगों तक उस दौर में भी पहुंचाने का। रात को 2-2, 3-3 बजे तक मैं टीम बदलाव को, पूरी टीम बदलाव के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इस प्यार, इस सहयोग और इस कड़ी को बहुत मजबूत करने के। कार्यक्रम तो हम रोज ही करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। अब ये जिद कर रहे हैं कि बड़ा आप आ रहे थे, और बड़ा करें, और बड़ा करें। हमने कहा कहां तो बड़ा कर रहे थे, हम परिवार के लोगों में आना चाहते हैं और मौका है तो हम लोग जाएंगे। प्यारे साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने कहा है कि परिवर्तन की शुरुआत जब की जाती है तो विरोध सबसे पहले घर से होता, अपने लोग करते। एक बेटे ने, जो परिवार का आज तो जिम्मेदार है, लेकिन उसने किस तरह की कठिनाइयों का सामना किया होगा जब रूढ़िवादिता के खिलाफ, चाहे वो मृत्यु भोज हो या कोई और प्रक्रिया, उन सबको रोकने का काम किया होगा। समाज में रहने वाले पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे समाज के बड़े लोगों से किस तरह के विरोध का सामना किया होगा। इसलिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले कह के गए कि परिवर्तन का जो विरोध है वो सबसे पहले अपने लोग करते हैं। और मुझे लगता है परिवार में भी कई परिवार के लोगों से इस पर चर्चा हुई होगी। अच्छी बात यह है कि परिवार का जो साथी है वो भी इनके विचार से बिल्कुल मिलता है। ये इस परिवार के लिए बहुत शानदार बात है, क्योंकि मैं तो, मेरा तो घर है, मैं जानता हूं। मैं 2-3 जगह अगर कहीं देश में गया हूं तो यही बेल्ट है, यही क्षेत्र है जहां मैं 2-3 बार गया हूं, वरना मुश्किल से 1-2 बार कहीं जा पाया हूं। व्यक्तिगत कार्यक्रम में तो नहीं गया। तो मैं एक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जो इंपोर्टेंट लाइन है, जिसमें वो कहते हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, बिना धन के शूद्र बेहाल हुए,
एक अविद्या ने कितना नुकसान किया। हमारे तमाम महापुरुषों को आप अगर देखोगे, सबने शिक्षा को हथियार के रूप में बताया। और क्योंकि ठंड बढ़ रही है, मैं तो एक समय ऐसा था जब सूरज अभी बीच में निकल के मैं ऊर्जा दे गया, तो वरना मुझे बड़ी ठंड लग रही थी। मैं कह रहा था यार सर्दी बहुत हो रही है, कार्यक्रम को शॉर्ट किया जाए। लेकिन मैं तो आपके मन की जान देता कि कैसे डटे हुए बैठे हो यार। आप लोग तो मंच की हिम्मत बढ़ा देते हो, अगर आप लोग ना डटो तो मंच पे बैठने वाला वैसे ही जो है। और ये वो लोग हैं जो वैचारिक लोग हैं। इस मंच से क्या क्या नहीं कहा गया निस्वार्थ पाखंडवाद को, क्या क्या नहीं, किस तरह के हमले हुए, एक से बड़ा एक हमलावर, नीचे ऊपर सब लोग डट के खड़े थे। इतने हमले के बाद भी मनुवाद अगर ताकतवर है तो हमें चिंतन करना चाहिए कि इसका कारण क्या है। क्योंकि इतना खुल के मनुवाद के खिलाफ जब इतने पहरेदार खड़े हैं, फिर भी मनुवाद तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसकी जड़ें गहरी हो रही है और उसकी जड़ें हमारे घर तक है। तो इसमें एक सबसे बड़ा मेरा सुझाव आपको ये है कि आप अपने परिवार को आंदोलन से जोड़िए, वैचारिकी से जोड़िए। अगर आप अपने परिवार में, यही कहा जाता है ना सबसे बड़ी बात, कि भाई पत्नी नहीं सुनती है, अब बताओ घर में झगड़ा कौन कराए। मां नहीं सुनती है, बहन नहीं सुनती है, भाभियां नहीं सुनती है। उसका एक साधारण तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपकी बात नहीं सुनती ना, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को लाके खड़ा करो। किसी बहुत महिला हम पे ऐसी हैं, आंदोलनकारी, नेतृत्वकारी महिलाएं, मिशनरी महिलाएं, जो महापुरुषों की विचारधारा को बताने का काम करती हैं। उन महिलाओं को अपने घर में लाके अपने परिवार को सबसे पहले शिक्षित करना। क्योंकि परिवार के अगर दो पहिए हैं और एक पहिया अम्बेडकरवाद की तरफ को जाता है और दूसरा पहिया मनुवाद की तरफ को जाता है, तो गाड़ी वहीं रहेगी जहां से शुरू हुई थी, गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। एक परिवार के दोनों पहिए अगर महापुरुषों के रास्ते में चलेंगे, तभी जाके आने वाली नस्लों को ये रास्ता, ये विचार मिलेगा। अदरवाइज वो उलझ के रह जाएगा कि पिता कहते हैं बाबा साहब के रास्ते पे चलो, फूले जी के रास्ते पे चलो, साहू जी के रास्ते पे चलो, और माँ कहते हैं कि सुबह शाम धूप बत्ती करो, अगरबत्ती करो, घंटी बजाओ। बाबा साहब तो कहते हैं सुबह उठ के 2 घंटी बजेगी, एक स्कूल की, एक मंदिर की, आपको तय करना है कहां जाना है। उन्होंने ये भी कहा गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेड़ियां स्वयं काट देगा। तो हमें सिर्फ लोगों को जागरूक करना है, बाकी लोग अपने आप समझदार हैं, उनको क्या करना है। मैं 2 बातें इंपॉर्टेंट ये कहना चाहता हूं। तलवारें बढ़ रही हैं, कलम छीने जा रहे हैं। कलम पे बहरा है और तलवारों के धार लगाई जा रही है। मैं तलवारों की धार लगाने वालों को कहना चाहता हूं, संभल के रहो। अभी संविधान हाथ में है, संविधान के आधार पर लड़ाई लड़ी जा रही है। किस दिन अगर आपकी तलवारों का जवाब देने का मन बना लिया, तो तलवारें चाकू से छूटी हो जाएगी और पलायन करना पड़ेगा किसी दूसरे प्रदेश में। ये धार और ये हथियार और ये गुंडागर्दी और ये लाइसेंस हमने बहुत पुराने देखे हैं। उनके बच्चे हैं जिन्होंने 5-5 हजार साल की गुलामी को एक झटके से काट दिया। हम संकल्पित लोग हैं, हम समर्पित लोग हैं। जब तक हमारे शरीर में खून का कतरा है, मैं उनको कहना चाहता हूं जो इस देश को, संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। जब हम नहीं थे शंभू साहब, जब बाबा साहब रोते रोते चले गए, बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। अब बाबा साहब के बच्चे जिंदा हैं, अब महामना रामसु वर्मा जी के अर्जक संगी जिंदा हैं। अब इस देश में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के पहरेदार जिंदा हैं। संविधान पे आंख उठाने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि भीमा कोरेगांव हल्का पड़ जाएगा। भीमा कोरेगांव के बाद नई पिक्चर जो देखी जाएगी वो हिस्टोरिकल होगी। मैं संविधानवादी हूं, लेकिन बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर संविधान पे आंच आई तो हर कीमत से गुजर सकते हैं, इस बात को आप याद रखना। और जिसको हमारी ताकत देखनी हो वो गलतफहमी में ना रहे। अगर हम चुप रहते हैं उसका एकमात्र कारण ये है कि हम संविधानवादी हिंसक नहीं, लेकिन हम सेल्फ डिफेंस करना जानते हैं, हिंसा का जवाब देना जानते हैं। तो मैं आप सबसे भी कह रहा हूं नौजवानों को, भेड़ बकरी बनने से अच्छा है, कहा ना महापुरुषों ने कि 100 दिन बकरे की तरह जीने से अच्छा है कि शेर की तरह।
भेड़ बकरी की तरह मत जियो जिनको बार बार किसी काम के लिए टोका जाए। योद्धा बनो योद्धा। और हमने इस आंदोलन के जरिए भेड़ बकरी ने तैयार की, योद्धा तैयार किए। एक एक योद्धा हजारों लोगों का मुकाबला कर सकता है, वैचारिकी के तौर पे, संघर्ष के तौर पे, समर्पण के तौर पे। और बहुत शानदार कहा था नवीन भाई ने कि क्रांति उत्सव होती है। संघर्ष में जो रो पड़ता है, संघर्ष में जो डर जाता है, वो कभी क्रांति नहीं कर सकता। जेल मुकदमे क्या है? जेल मुकदमे हम जेल मुकदमों से चल के यहाँ तक आए और हमने गोली खाई। आज के वर्तमान राजनीति में हमारा जैसा व्यक्ति नहीं होगा जो गोली खा के और फिर से उतनी ताकत से मनोवाद का और तमाम तरह की गुंडागर्दी का उतनी ताकत से सामना कर रहा है, चाहे पार्लियामेंट हो या सड़क। मैं आपको भी कहता हूं बहादुर नौजवानों, हम नहीं आ पाते इधर। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि घर से निकल के घर घर जाकर लोगों को तैयार करो। नारा अच्छा लगाते हो, छातियों पे अपने अपने इस पे सीने पे लिखवा दिए, हमारी फोटो बनवा दी, हम देखते हैं, हम लोग आपके प्यार को समझते हैं। लेकिन हम भी कुछ करना अगर आपके लिए चाहते हैं, उसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। वो ज्ञान से बात आगे बढ़ेगी। ये लोकतंत्र लाठी डंडों की कीमत नहीं है, यहाँ सरों की कीमत है। आप खूब पढ़ो, खूब ज्ञान हासिल करो, ज्ञान में किसी पीछे मत रहो और आगे बढ़कर समाज का नेतृत्व करो। और कोई ऐसी फील्ड ना छोड़ो जहां से ये कहना पड़े कि हम किसी और पर निर्भर है। आत्मनिर्भर बनो, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, अपनी शक्ति बढ़ाओ और अपने बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करो। यहाँ जितने लोग बोले, किसी के पीछे यादव टाइटल लगा था, किसी के पीछे मंडल टाइटल लगा था, किसी के पीछे वर्मा टाइटल लगा था, किसी के पीछे प्रजापति टाइटल लगा था, किसी के पीछे और इधर उधर तमाम टाइटल लगे थे, किसी के कुमार लगा था, किसी को कुछ और गौतम लगा था। लेकिन सब एक ही बात बोल रहे थे कि हम भाई हैं, भाई हैं, भाई हैं। आपकी समझ में आना चाहिए कि हम भाई हैं, हम वैचारिकी के भाई हैं, हम विचार के भाई हैं, हम अपने महापुरुषों के सिद्धांत के भाई हैं। और हमें संकल्प है इस मातृभूमि का, इस बार इस मातृभूमि पे और इस मातृभूमि पर रहने वाले कमजोर वर्गों के लोगों को गुलाम नहीं बनने देंगे, किसी कीमत पे बनने देंगे, चाहे क्रांति का पैमाना कोई हो, चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। और मैं नीरज भाई को पुनः बधाई देता हूं। मैंने आज इनको कैप पहनाई थी ना, ये मानते नहीं है हमारी बात। हमने ये कैप इनको इसलिए पहनाई कि पिछली बार साहू जी महाराज ने बाबा साहब नेता है, इसका साथ दो। मैं आज आपसे कह रहा हूं, ये हमारे भाई है, कई बार हम भी लड़ जाते हैं, ये भी हमसे लड़ जाते हैं बहुत बार। ये हमारे सच्चे ईमानदार बहुजन मिशन के साथी हैं। इनको जाति वर्ग में या किसी भी फील्ड में आपसी मतभेद के बीच में हम लोग नहीं ला सकते। ये बहुत शानदार काम कर रहे हैं। ऐसे अगर 75 भाई हमारे पास हो तो उत्तर प्रदेश में हम लोग मनोवाद की सरकार को दोपहर में उखाड़ के फेंक देंगे और शाम में झंडा वहां बाबा साहब का गाड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रतिमा का अनावरण बाकी है, एक बार शांत हो जाइए। अभी मंच से उतरने के बाद